अक्टूबर शुरू होने के साथ शुरू होने वाला है स्मॉग सीजन। सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए स्मॉग से सेहत को क्या नुकसान पहुंचता है और इस बार स्मॉग की मार से बचने के लिए क्या तैयारियां करें। मध्य प्रदेश में जिस कफ सिरप को पीने के बाद बच्चों की मौत हुई उसमें मिलावट पाई गई है। सेहत के दूसरे सेगमेंट में बताएंगे कफ सिरप जहर कब बन जाता है, फास्टिंग करने के क्या फायदे हैं, ये जानेंगे सेहत के आखिरी सेगमेंट में। अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है और इसके साथ ही शुरू होने वाला है स्मॉग सीजन। जल्द ही आसमान धुआं धुआं होगा। प्रदूषण और कोहरे की परत कुछ मीटर पार देखना मुश्किल कर देगी। आंखें जलेंगी, शरीर में खुजली होगी, जुकाम खांसी से लोग परेशान हो जाएंगे, सांस लेने में दिक्कत शुरू हो जाएगी। नहीं, हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बस आईना दिखा रहे हैं। आखिर हर साल यही तो होता है। इस बार दिल्ली सरकार ने स्मॉग से निपटने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। सरकार को अपनी तैयारी करने देते हैं, हम भी आने वाले महीनों के लिए तैयार हो जाते हैं। स्मॉग सेहत के लिए नुकसानदेह है, ये आप जानते हैं, लेकिन ये स्मॉग होता क्या है और इसी मौसम में क्यों दिखता है, क्या ये जानते हैं आप? आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे स्मॉग क्या होता है, देश भर में स्मॉग कब से कब तक रहता है, स्मॉग से शरीर को क्या नुकसान पहुंचता है और स्मॉग के नुकसान से बचने के लिए क्या तैयारी कर लें। सुनिए। गर्मियों से सर्दियां आ रही हैं और ये मौसम जो बदलता मौसम होता है, इस मौसम के अंदर हमने देखा हर साल दिवाली के आसपास और उसके बाद का समय जब होता है तो हमारी पॉल्यूशन लेवल्स बढ़ जाते हैं। उसके कई सारे कारण हैं, मैं उन कारणों में नहीं जाऊंगा, बट हम सबको मालूम है कि इस समय पॉल्यूशन बढ़ जाता है। और दूसरी चीज जो इस मौसम में होती है, बदलते मौसम में, ये होती है कि फॉग हो जाता है। फॉग कंडेंसेशन है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनकी कंडेंसेशन है अर्थ के आसपास, सतह के आसपास जो हो जाती है, और ये बदलते मौसम में होती है या सर्दियों के अंदर ही होती है। तो जब पॉल्यूशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन और फॉग का मिक्सचर अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं स्मॉग। स्मॉग इसी मौसम के अंदर बदलते हुए गर्मी से सर्दी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इस समय होती है और इस समय हमारा पॉल्यूशन लेवल भी ज्यादा होता है। ये चीज हमारे शरीर को वैसे ही नुकसान पहुंचाती है जैसे हाई पॉल्यूशन लेवल पहुंचाता है। होता ये है कि वाटर ड्रॉपलेट जो हवा के अंदर होते हैं वो पॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो पॉल्यूशन वाला एक लेयर सी बन जाती है हमारी जमीन के आसपास, जो हम हर सांस के साथ अपने लंग्स के अंदर ले रहे होते हैं और नुकसान होता है इससे। इसके अंदर ना केवल पॉल्यूशन का इफेक्ट आता है, कई बार इनके अंदर इन्फेक्शन रेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि इन ड्रॉपलेट्स के अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है, स्पेशली वायरल इन्फेक्शन। तो दोनों ही चीजों के ऊपर ये बढ़ जाता है। अब ये हमारे शरीर के अंदर वैसे ही नुकसान पहुंचाएगा जैसे पॉल्यूशन करता है। तो हमारे आंखों में, नाक कान गले के अंदर, हमारे लंग्स को, हमारे जो है हार्ट को, जीआई सिस्टम को, स्किन को, सबको ये नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए हमारे को वही सारे तरीके अपनाने होंगे जो हम पॉल्यूशन में बचने को करते हैं। जैसे बाहर निकलें तो मास्क पहने, अगर ज्यादा फॉग या स्मॉग है और हम अवॉइड कर सकते हैं तो हम बाहर ना निकलें, क्योंकि हमने देखा है जैसे धूप आती है तो फॉग कम हो जाती है, तो थोड़ी सी एयर बढ़ जाती है, क्लियर हो जाती है, तो उस समय हम बाहर निकलें। जो लोग बीमार हैं उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है कि वो अपनी दवाइयों को रेगुलर लें। उन दवाइयों को जो सांस के रास्ते के लिए इंपॉर्टेंट है उनको रेगुलर लें, या उनकी मात्रा को डॉक्टर की सलाह से बढ़ाएं, जिससे कि उस स्मॉग के या पॉल्यूशन के दुष्प्रभाव जो हमारे लंग्स में होते हैं हम उससे बच सकें। और हमने देखा कि ये सारी चीजें, स्मॉग, फॉग, ये नॉर्थ इंडिया में ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है एयर का फ्लो कम हो जाता है। एयर जो है, हवा जो है, उसकी स्पीड कम हो जाने की वजह से वो एक जगह इकट्ठा हो जाती है ये चीज। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे पूछते हैं कि भाई हम इसके अंदर क्या खाएं या हम क्या और प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो मैं सबसे कहता हूं कि पानी की मात्रा हमें अच्छी रखनी चाहिए, जिससे हमारी जो अंदर की लाइनिंग है वो सूखे नहीं। अगर वो सूखेगी नहीं तो हम इजीली थोड़ा बहुत जो बलगम निकलता है वो आराम से इजीली निकल जाएगा और इसकी सफाई होती रहेगी। तो हमें हाइड्रेशन अच्छी रखनी है, मास्क का इस्तेमाल करना है अगर फॉग ज्यादा होता है,
और अगर कर सकते हैं तो जिस समय स्मॉग हो तो घर से बाहर ना निकलें। ये 3 चीजों का हमारे को ध्यान रखना है। प्लस जो बीमार हैं उनको दवाइयाँ रेगुलर लेनी है या डॉक्टरी सलाह से बढ़ा के लेनी है। क्योंकि इन महीनों में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए आप घर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीते 1 महीने में अब तक 18 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें से 16 मौतें मध्य प्रदेश और 2 राजस्थान में हुई हैं। इन मौतों की वजह कफ सिरप को माना जा रहा है। कफ सिरप यानी वो सिरप जो खांसी आने पर पिलाया जाता है। मध्य प्रदेश में जिन बच्चों की मौत हुई उनमें से कईयों को कोल्ड्रिफ कफ सिरप दिया गया था। सिरप पीने के बाद बच्चों की किडनी फेल हुई और उनकी मौत हो गई। जिला प्रशासन ने सिरप पर बैन लगा दिया है और जांच शुरू हुई। 3 अक्टूबर 2025 को ऐसे ही एक जांच के नतीजे सामने आए। ये जांच तमिलनाडु के फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने की थी। डिपार्टमेंट ने कोल्ड्रिफ के सैंपल सीधे से बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लिए थे। ये प्लांट तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में है। सैंपल की जांच रिपोर्ट से पता चला कि कोल्ड्रिफ कफ सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल यानी कि DEG मौजूद है। इसकी मात्रा 48.6% थी, जिससे शरीर को बहुत गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। बच्चों की किडनी फेल हो सकती है, मौत भी हो सकती है। रिपोर्ट आने के बाद कई राज्यों ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर बैन लगा दिया, जैसे मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी कि DGHS ने सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के लिए सलाह जारी की। सलाह ये कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप यानी खांसी का सिरप देते समय सावधानी बरतें और 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप ना दें। वैसे ऐसा कई डॉक्टर्स भी मानते हैं कि आम खांसी जुकाम से बच्चों को कोई गंभीर दिक्कत नहीं होती है, इसलिए उन्हें कफ सिरप देने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे खुद से ही ठीक हो जाते हैं, इसलिए कफ सिरप देना अवॉइड करना चाहिए। हमने KVR हॉस्पिटल उत्तराखंड में डिपार्टमेंट ऑफ नियोनेटोलॉजी एंड पीडियाट्रिक्स के हेड डॉक्टर कुशल अग्रवाल से पूछा कि अगर बच्चों को खांसी है तो किन घरेलू उपायों से उसे आराम पहुंच सकता है। ये भी जाना कि कफ सिरप कैसे बनता है, ये जहर क्यों बन जाता है और इसमें DEG की मिलावट क्यों की जाती है। डॉक्टर कुशल बताते हैं कि कफ सिरप बनाने के लिए सबसे पहले उसका फॉर्मूला तय किया जाता है, यानी कौन सी खांसी की दवा कितनी मात्रा में डाली जाएगी। साथ ही सिरप का एक मीठा बेस भी तैयार किया जाता है ताकि वो पीने में कड़वा ना लगे। इस मीठे सिरप बेस पे पानी, चीनी, फ्लेवरिंग एजेंट और रंग मिलाए जाते हैं। ग्लिसरीन, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल या सॉर्बिटॉल जैसी चीज़ें भी डाली जाती हैं। ये उस दवा के एक्टिव इंग्रेडिएंट को घुलने में मदद करती हैं। ये सिरप को गाढ़ापन और मिठास देती हैं। उसमें नमी भी बनाए रखती हैं। ये टॉक्सिक नहीं होती हैं, यानी इनसे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता। अब अगर प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल या ग्लिसरीन फार्मास्यूटिकल ग्रेड के बजाय इंडस्ट्रियल ग्रेड का है तो उसमें डायएथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल की मिलावट हो सकती है। ये सस्ते होते हैं और इंसानों के इस्तेमाल के लिए सेफ नहीं है। कभी कभी दवा का कच्चा माल सप्लाई करने वाले सस्ती क्वालिटी का माल बेच देते हैं। वो इंडस्ट्रियल ग्रेड सॉल्वेंट्स जैसे प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल या ग्लिसरीन पर फार्मास्यूटिकल ग्रेड का लेबल लगाकर बेच देते हैं। इससे भी कफ सिरप में मिलावट हो सकती है। डायएथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल बहुत टॉक्सिक होते हैं। इनकी थोड़ी मात्रा भी शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। ये दिखने और स्वाद में ग्लिसरीन जैसे होते हैं, यानी इनका भी ना तो कोई रंग होता है ना ही कोई गंध। ये स्वाद में हल्के मीठे होते हैं। अब अगर दवा कंपनी सही से टेस्ट ना करे तो ये DEG मिली ग्लिसरीन कफ सिरप में पहुंच जाती है, वहां से होते हुए इंसानों के शरीर में, जबकि इनकी ज़रूरत हमारे शरीर को नहीं बल्कि इंडस्ट्री को है। डायएथिलीन ग्लाइकॉल या एथिलीन ग्लाइकॉल असल में इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं। कारों के कूलेंट, ब्रेक फ्लूइड, पेंट, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल होता है। ये खाने या फिर दवा में डालने के लिए नहीं बने हैं। अगर ये शरीर में पहुंच जाएं तो किडनी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, जिससे किडनी फेल हो सकती है। छोटे बच्चों में इसकी जरा सी मात्रा भी बहुत खतरनाक है। अगर कोई बच्चा ऐसा मिलावटी कफ सिरप पिए तो उसे उल्टी आना शुरू हो सकती है, कमजोरी लगती है, चक्कर आते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं, बेहोशी हो सकती है, बच्चे का जो पेशाब है वो रुक सकता है। ये सारे लक्षण इशारा हैं कि किडनी फेल हो रही है। कई बार बच्चा कोमा में भी जा सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है। अभी जो हमने आपको लक्षण बताए उनमें से कई मध्य प्रदेश में जान गंवाने वाले बच्चों में देखे गए थे। इसलिए कोशिश करें कि छोटे बच्चों को कफ सिरप ना दें। पहले उन्हें घरेलू उपायों से ठीक करने की कोशिश करें।
डॉक्टर कुशल आगे बताते हैं कि अगर बच्चे को किसी एलर्जी की वजह से खांसी हो रही है तो डॉक्टर के कहने पर उसे नेबुलाइजर दिया जा सकता है। नेबुलाइजर एक मशीन है जो दवा को महीन धुंध में बदलकर सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंचाती है। 6 महीने से ऊपर के बच्चों को एंटीहिस्टामिन दवाएं भी दी जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही। एंटीहिस्टामिन एलर्जी के लक्षणों को कम करने वाली दवाइयां होती हैं। इसके अलावा बच्चे को खूब पानी पिलाइए, उसे आराम करने दीजिए। बच्चे की नाक में नमक वाला गुनगुना पानी भी धीरे धीरे डाला जा सकता है। ये नाक और बलगम को साफ करने में मदद करता है। इससे खांसी या जुकाम में बच्चों के लिए सांस लेना आसान हो जाता है। साथ ही जिस कमरे में बच्चा रहता है वहाँ की नमी बनाए रखने के लिए एयर ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल किया जा सकता है। कमरे की हवा साफ रखने के लिए एयर प्योरीफायर भी लगा सकते हैं। अगर फिर भी बच्चे को आराम ना मिले तो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएं। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कास सी हेल्थ टिप। समांता रुत प्रभु जानी मानी एक्ट्रेस हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल है। इसमें वो टेक 20 नाम से एक हेल्थ पॉडकास्ट सीरीज कर रही हैं। इसी सीरीज का एक एपिसोड 18 सितंबर 2025 को रिलीज हुआ। इसमें उनके मेहमान थे डॉक्टर मित्रा बासु छिल्लर। दोनों फास्टिंग पर बात कर रहे थे। डॉक्टर मित्रा से बात करते हुए समांथा कहती हैं कि हजारों तरीके के स्नैक्स मौजूद हैं। मुझे नहीं लगता कि हम हमारे पाचन तंत्र को पर्याप्त आराम दे रहे हैं। हम हमेशा कुछ ना कुछ चबा रहे होते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से पाचन तंत्र को आराम देना बहुत फायदेमंद हो सकता है। फास्टिंग से पाचन तंत्र को आराम मिलता है, जिससे वो और बेहतर तरीके से काम कर पाता है। इस पर डॉक्टर मित्रा कहते हैं कि हाँ, अगर फास्टिंग को सही तरीके से किया जाए तो ये पाचन तंत्र को हेल्दी रखने के सबसे असरदार तरीकों में से एक है। फास्टिंग से शरीर को क्या फायदा पहुंचता है, ये हमने जाना मेट्रो हार्ट एंड कैंसर इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में सीनियर डाइटिशियन कौशिकी गुप्ता से। डाइटिशियन कौशिकी बताती हैं कि फास्टिंग करना पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आप कई घंटों तक कुछ नहीं खाते। इस दौरान एनर्जी के लिए शरीर में जमा फैट का इस्तेमाल होता है। साथ ही फास्टिंग के दौरान व्यक्ति का कैलोरी इंटेक भी घटता है। इससे वजन घटाने में मदद मिलती है। फास्टिंग करने से ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। जब कोई व्यक्ति फास्ट करता है तो उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधरती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी यानी शरीर के सेल्स इंसुलिन हार्मोन का कितनी बेहतर तरह इस्तेमाल कर पाते हैं। दरअसल इंसुलिन हार्मोन का काम होता है खून में मौजूद ग्लूकोज को शरीर के सेल्स तक पहुंचाना, ताकि वो इसे एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर सके। जब इंसुलिन सेंसिटिविटी अच्छी होती है तो शरीर ग्लूकोज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है। इससे खून में शुगर का लेवल कंट्रोल में रहता है और इंसान को डायबिटीज होने का रिस्क घटता है। फास्टिंग करने से दिल की सेहत सुधरती है। फास्टिंग के दौरान शरीर इंसुलिन हार्मोन का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। शरीर की अंदरूनी सूजन घटती है और दिल की धमनियों पर कम दबाव पड़ता है। नतीजा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। बैड कोलेस्ट्रॉल घटता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इससे हार्ट अटैक आने का या स्ट्रोक पड़ने का जोखिम भी कम हो जाता है। जब आप लंबे वक्त तक फास्ट करते हैं तो इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है, क्योंकि इस दौरान शरीर पुराने और ख़राब सेल्स को साफ करता है। इससे इम्यून सिस्टम को नए और हेल्दी सेल्स मिलते हैं जो बेहतर तरीके से बीमारियों से लड़ पाते हैं। फास्टिंग करने से पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहता है। जब आप लंबे वक्त तक कुछ नहीं खाते तो आंतों को आराम मिलता है। इससे हाजमा सुधरता है। गैस और अपच जैसी दिक्कतें कम होती हैं। बस ये ध्यान रखें कि जब भूखे रहने के बाद कुछ खाएं तो तली भुनी, मसालेदार या मीठी चीज़ें ना खाएं, वरना फास्ट करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर आपको सच में फास्टिंग के फ़ायदे चाहिए तो अपनी डाइट में सुधार लाइए। हरी सब्जियां और फल ज़्यादा खाइए। अपने खाने में मिलेट्स यानी मोटा अनाज शामिल करिए। तरह तरह के सीड्स और नट्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। अपने खाने में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट ज़रूर रखिए। बाहर की चीज़ें खाना अवॉइड करिए। उन्हें घर पर ही हेल्दी तरीके से बनाकर खाइए। जब आप ऐसा करेंगे तभी आपको फास्टिंग का पूरा और सही फ़ायदा मिलेगा। एक ज़रूरी बात, प्रेग्नेंट महिलाएं, डायबिटीज़ के मरीज़, बच्चों और किसी बीमारी से जूझ रहे मरीजों को डॉक्टर की सलाह के बाद ही फास्टिंग करनी चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।